दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। राकेश सर, क्या लगता है आपको वर्तमान जो हालात हैं देश के, वर्तमान अर्थव्यवस्था खास तौर से जिस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन उसको लेकर विपक्षी दल उठा रहे हैं और सरकार एक तरफ कहती है सब चंगा सी है, किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थों की हमारे पास सारे इंतजाम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं आम आदमी समस्याओं से जूझता इस समय दिखाई देता है। इसके पीछे आखिरकार कारण क्या है और क्या मायने है जब सरकार ये कहती है सब चंगा सी है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है देश के अंदर किसी भी पेट्रोलियम पदार्थों की, चाहे ईंधन ईंधन की बात हो, गैस की बात हो, घरेलू गैस की बात हो, लेकिन दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और किस्तों में दाम बढ़ा रही सरकार। पेट्रोल डीजल की अगर बात करें, सीएनजी की बात करें, तो पूरे सिनेरियो को देखते हुए आप किस तरह का आकलन कर पा रहे हैं वर्तमान व्यवस्था का, क्या लगता है आपको? धन्यवाद प्रशांत जी। देखिए, मामला बहुत सरल है। सरकार की दृष्टि में अगर सब कुछ चंगा सी है तो मान लेना चाहिए कि सब कुछ चंगा ही होगा। वजह यह है कि सरकार का चश्मा अलग होता है, जनता का चश्मा अलग होता है। तो हमें सरकार के कहने पर भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैदान में स्थितियां क्या है ये जनता जान रही है, हम जान रहे हैं, मीडिया के लोग जान रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। अगर सरकार की नजर में सब कुछ चंगा है तो देश के तमाम पेट्रोल पंपों पर ये बंदिश क्यों लगानी पड़ रही है कि आप 5,000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल और 10,000 रुपए से ज्यादा का डीजल नहीं देंगे। आपको ये सब कुछ चंगा है तो गैस के कनेक्शन अनिवार्य क्यों करने पड़ रहे हैं इसके पीएनजी के। आप क्योंकि सिलेंडर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि आप सिलेंडर की मांग कम करो और इधर आओ, पीएनजी पर आओ, जो घर पे कंपनी गैस बेचती है। तो सरकार अगर कहती है तो सरकार से आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने लड़ने का अधिकार जनता से 2014 में ही छीन लिया था। और अब सरकार जो कहे वो कहे अच्छे दिन है, तो आपको मानना पड़ेगा कि अच्छे दिन आ गए हैं कि आज आपको कम से कम पेट्रोल और डीजल मिल तो रहा है। अब किस दाम पे मिल रहा है, हर दिन 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे बढ़ के मिल रहा है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन आपूर्ति तो हो रही है। तो इसलिए हकीकत और अफसाने में बहुत फर्क है। देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से लड़खड़ा चुकी है, लेकिन सरकार नहीं मान रही, क्योंकि जिस दिन सरकार मान लेगी उस दिन आप ये मान करके चलिए कि उससे कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। क्योंकि वास्तविकता से मुंह चुराने में ही इस समय सरकार का बचाव है। वो इस दिशा में लगातार काम कर रही है और कैसे उसका काम हो रहा है ये मैं आपको आगे बता सकता हूँ अगर आप पूछेंगे तो। जी बिल्कुल ठीक बात है, जैसा आपने कहा कि निश्चित रूप से बड़ा एक बात है। अच्छा, जब जैसा आपने कहा कि और बहुत सारे समय क्यों चीज़ें जुड़ती हैं इन चीज़ों को लेकर, आम आदमी समस्याएं जब बढ़ती हैं तो उसके जो आम जीवन, उसका जो यापन करने के साधन है उसमें कठिनाइयाँ पैदा होती है, उसका खर्च जो रसोई का है वह बढ़ जाता है, जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई का दंश जो है एक आम आदमी सीधे सीधे उसके पड़ता है, उसके जीवन पर पड़ता है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। तो अगर सरकार सच्चाई को स्वीकार कर ले, सच्चाई उसे बता दे कि देश में इस तरह की चीजें वर्तमान में है, उसमें दिक्कत क्या है सरकार को? क्योंकि राष्ट्र नाम संबोधन हमने देखा, महिला आरक्षण पर देश के नाम संबोधन दे दिया प्रधानमंत्री जी ने हमारे। तो वर्तमान व्यवस्था को लेकर सरकार को इस स्पष्टीकरण देने में, वर्तमान स्थिति वस्तुस्थिति बताने में दिक्कत क्या है, क्या लगता है आपको? तो जैसा आपने कहा विस्तार से बता दूंगा, तो उसमें वो भी चीज सब जोड़ दीजिए पूरे। देखिए प्रशांत जी, दिक्कत तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जो वास्तविकता को स्वीकार करना है, इसके लिए 56 इंच और 36 इंच का सीने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें एक नैतिक ताकत की जरूरत पड़ती है। वो हमारी सरकार के पास नहीं है, क्योंकि उसके आचरण में यानी उसके कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए वो सच्चाई स्वीकार नहीं कर रही है, जबकि सच्चाई नंगे आंख से आपको दिखाई दे रही है। उसमें आपको किसी एक नंबर का चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको छोटी चीज बड़ी या बड़ी चीज छोटी दिखे। नंगी आंख से आप देख सकते हैं। 2016 में आपको लौटना पड़ेगा। 2016 में सरकार ने कहा था कि हम नोटबंदी लागू कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि हमें काला धन समाप्त करना है, हमें महंगाई कम करना है, आतंकवादियों की कमर तोड़ना है, और ऐसे कई कारण बताते हुए नोटबंदी कर दी।
और ये भी कहा था कि अगर नोटबंदी विफल हो तो आप हमको 50 दिन में चौराहे पे ले जाके लटका देना कहीं। लेकिन 2016 से हम 2026 में आ गए, हमारी जनता ने सब कुछ देख लिया। न काला धन वापस आया, न आतंकवादियों की घटनाओं में उनको फंडिंग उनकी रुकी, और न ही जो डिजिटल पेमेंट की स्थितियां बढ़ाने की कोशिश की गई थी वो बढ़ी। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो जरूर आपका 2.6 ट्रिलियन से बढ़ के 3.5 ट्रिलियन की हो गई, लेकिन हर तरफ महंगाई बढ़ गई। हर तरफ आप देखें कि जनता इस महंगाई से परेशान है, और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये ईंधन की और आयातित वस्तुओं की चीजें आप छोड़ दीजिए, इन पर तो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि आप आयात जब करते हैं तो आपको महंगा खरीदना है तो महंगा बेचना है। लेकिन जो चीजें देश में होती हैं वो भी अब जनता की पहुंच से बाहर है। तो ऐसे में जनता जाए तो जाए कहाँ, और हकीकत स्वीकार करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। ये देश की जनता तो अभी आपको मालूम है 80 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है, तो 5 किलो अनाज पर आपके ऊपर ही निर्भर है। अगर आप कह दें कि देश में कुछ भी नहीं बचा है, तो 80 की जगह 160 करोड़ हो गई होगी। अब 140 तो सरकार ही बोलती है, लेकिन क्योंकि जनगणना हमारे अब वर्षों से हुई नहीं है, तो 150 करोड़ मान लीजिए, वो भी आपके साथ 5 किलो अनाज पर गुजर कर लेगी। लेकिन ईमानदारी से बोलो तो आप सच्चाई सामने नहीं रख रहे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आप देखिए कि आपने पूरे देश को, देश की अर्थव्यवस्था को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया। आप फ्री नहीं है, आप चाहे कि सस्ता तेल हमें रूस से मिल जाए हम वहां से ले लें, या हमें सस्ता तेल तेल किसी दूसरी खाड़ी देश से मिल जाए। हमारे ऊपर गवर्निंग चलती है अमेरिका की, वो कहते हैं साहब नहीं, रूस से नहीं लेना तो नहीं लेना। अब वो वेनेजुएला से, निकारागुआ से सब लोगों को यहाँ भेज रहे हैं। अभी अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे मार्को रूबियो, तो दिल्ली में थे, उन्होंने संकेत दिया कि बहुत जल्दी निकारागुआ से, वेनेजुएला से प्रतिनिधि आएंगे और आपसे तेल के बारे में सौदा करें। यानी अब वेनेजुएला का तेल किसका तेल है? महाशक्ति का तेल है उनका। वेनेजुएला के तो राष्ट्रपति को उठा के कब का बंद कर दिया वहां के आपके लोगों ने। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी संप्रभुता, अपनी अर्थव्यवस्था, नागरिक स्वतंत्रता, सबको दांव पर लगा चुके हैं, और देश को उस बहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है कि देश के मुख्य न्यायाधिपति युवा पीढ़ी को कॉकरोच बताने लगे हैं, और उनके समर्थन में ढेरों लोग, पूरा सिस्टम खड़ा होने लगा है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले जो दिन में वो अच्छे दिन नहीं आएंगे, और आज से भी ज्यादा खराब दिन आएंगे। और इसी के लिए शायद आपने सरकार को वोट दिया होगा कि अच्छे दिन नहीं और खराब दिन आप लाइए। तो कोरोना में आपने जो कष्ट झेला था, उससे ज्यादा कष्ट अब आपको बिना कोरोना के झेलना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। ये अर्थव्यवस्था के संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स कलेक्शन आपका लगातार कम हो रहा है, निर्यात आपका लगातार नीचे जा रहा है, आयात आपका लगातार बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार आपका नीचे चला गया। जो स्वर्ण भंडार सरकार का आरक्षित होता है उसमें एक रत्ती इजाफा नहीं हुआ। आपको कहना पड़ रहा है जनता से कि आप सोना मत खरीदो। तो आखिर सच्चाई स्वीकार करने में दिक्कत कहाँ है? इसके लिए अब लोगों को शोध करना पड़ेगा, सोशल मीडिया को करना पड़ेगा, और हमारे अर्थशास्त्रियों को करना पड़ेगा। वो अभी शायद शुरू नहीं होता। जी जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, जैसा लगता है कि जो वर्तमान समय है, इसमें जो परेशानी है, उसमें इज़ाफ़ा लगातार हो रहा है। अगर देखें गर्मी की ऐसी तपिश में इतनी बढ़ती गर्मी का प्रकोप भी भारत इस समय झेल रहा है। और दुनिया के अगर सबसे गर्म शहरों की बात करें, उसमें बहुत सारे जो शुरुआत के शहर हैं, उसमें भारत का नाम मतलब बहुत अग्रणीय है, गर्म देशों के, उसमें गर्म शहरों के मामले में। तो क्या जो वन क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं देश के अंदर, उस पे हरियाली जो लगातार कम हो रही है, ये भी क्यों बड़ा मुद्दा रहा पर्यावरण का देश के अंदर हमारे? क्या ये वर्तमान प्रकोप जो है गर्मी का, वह ताज़ा जीवंत उदाहरण है कि जिस तरह से पर्यावरण को पिछले समय में, पिछले सालों में जिस तरह से कहीं ना कहीं उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था, उसका असर है? क्या लगता है आपको? क्योंकि बड़ा देखिए, संकट है इस समय। बिल्कुल पर्यावरण एक अंतर्राष्ट्रीय, जलवायु परिवर्तन एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। लेकिन भारत क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भारत की अपनी समस्या भी। आप देखेंगे कि पिछले 12 साल में देश के
तमाम आरक्षित, संरक्षित और घने जंगल व्यवसायियों को चाहे तो अवैध उत्खनन के लिए वैध उत्खनन के लिए दे दिए गए हों, चाहे किसी दूसरे उद्देश्य से दे दिए गए हों। इसमें लाखों की संख्या में पेड़ कट रहे हैं और देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें हाथ डालने से इनकार कर देती है कि भाई नहीं, इसमें हम नहीं बोलेंगे, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता। तो पारिस्थितिकी को बिगाड़ने की दिशा में इस सरकार के निर्णय एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए, प्रकृति से छेड़छाड़, प्रकृति का दोहन, ये एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन भारत में जिस ढंग से हो रहा है उसमें नीतिगत अक्षमता साफ दिखाई दे रही है। क्या जरूरत है आपको हरे भरे जंगल काटने की या उन्हें लीज पर देने की? आप नए जंगल उगा नहीं सकते, आप सूखती नदियों को बचा नहीं सकते। आपके पास इस समस्या पर जलवायु का संकट है, जो इस समय गर्मी, आपने अभी जिक्र किया कि दुनिया के 100 देशों में से अगर सूची देखी जाए तो हिंदुस्तान के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों के नाम आते हैं जहाँ तापमान 50 डिग्री तक छू गए। तो आने वाले दिनों में इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा, इस पर किसी स्तर पर चिंतन हो रहा है, ये इस देश की जनता को पता नहीं, क्योंकि सरकार या तो चुनाव में उलझी रहती है या उसका अपना एजेंडा होता है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, इसमें रहता है। पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, कोई नहीं जानता। इसलिए अब विदेशों में बैठे लोग जो वैज्ञानिक हैं वो चिंता जता रहे हैं कि 1877 में जिस ढंग का सुपर अल्नीनो आया था, जिसमें 5 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें से अकेले 1 करोड़ लोग भारत के थे, वैसी परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं 2026-27 में, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो अब हम सब भगवान की मर्जी पे हैं, सरकार की मर्जी पर हम नहीं हैं। सरकार इस दिशा में बिल्कुल नहीं सोच रही है। और आप देखें कि जिस हिंदुस्तान का जो नंबर 1 सफाई वाला शहर होता था, इंदौर, जो लगातार 7 साल मध्य प्रदेश से आता रहा है, उस शहर में पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। तो जब ये स्थिति है इंदौर की, बाकी देशों के शहरों की क्या स्थिति होगी? शहरों को तो छोड़ दीजिए, शहरों में तो फिर भी बोतल बंद पानी मिल जाता है अगर आपकी जेब में पैसा है। गांव में क्या होगा? गांव के जल स्रोत सूख गए हैं, जो वाटर बॉडीज हैं उनके संरक्षण की दिशा में एक रत्ती काम नहीं हुआ है और हम लगातार गाल बजाते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि धरती भी तपेगी, आसमान से भी आग बरसेगी और मरेगा तो बेचारा आम आदमी। तो जो खास आदमी है वो तो वातानुकूलित कक्षों में बैठते हैं, उनकी सेहत पर इस जलती दुनिया का कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। तो ये सामूहिक चिंतन का विषय है, सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है। तो दुर्भाग्य है कि ये विषय मुख्य चर्चा का विषय अभी तक नहीं बन पाया है, जबकि इसका जो दुष्प्रभाव है हर कॉमन मैन पर पड़ रहा है, हर आदमी पर पड़ रहा है, हर जाति के, हर वर्ग के, हर लिंग के। लेकिन लोग इस तरफ जागरूक ही नहीं। उनकी तो चिंता ये है, कॉकरोच पार्टी बड़ी बन गई, भाजपा की जमीन खिसक गई, भाजपा की खुशफहमी ये है कि बंगाल में हमारी सरकार बन गई, असम में हमारी सरकार। तो आप राजनीति से इतर अगर नहीं सोचेंगे तो फिर ये समस्याएं निश्चित तौर पर और आने वाले दिनों में मजबूत होती जाएंगी, गंभीर होती और लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, पानी का जैसे आप जिक्र भी किया है कि जल संकट जो है और बिजली का संकट, इससे में बहुत ही बड़े रूप में दिखाई दे रहा है देश के अंदर। तो अभी भी सरकार ने, हम देखे पिछले कुछ सालों में तो सोलर एनर्जी की बड़े बड़े उन्होंने बातें की, बड़े दावे किए सोलर एनर्जी को लेकर, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाया उसी तरह से? क्योंकि बड़े बड़े इवेंट तो हमने देखे, बड़े बड़े प्रोग्राम देखे, कार्य योजनाएं देखी, लेकिन जो जल और बिजली का संकट वर्तमान दौर में दिखाई दे रहा है वह बहुत ही मुश्किल पैदा कर रहा है आम जनजीवन में। और बड़ी बड़ी लंबी कतारें पानी के लिए भी लग रही हैं और बिजली के लिए तो बड़ी मारामारी इस समय दिखाई देती है कि लंबे लंबे कट लग रहे हैं बिजली के। क्या लगता है आपको? देखिए, जो ऊर्जा का संकट है वो तो सार्वभौमिक संकट है। जैसा मैंने कहा, केवल भारत की समस्या नहीं है, लेकिन भारत की समस्या ये है कि यहाँ पर इस संकट से निपटने की जो तैयारी होनी चाहिए, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए, वो अव्वल तो हो नहीं रहा, और हो रहा है तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। आप जिस सोलर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं,
उसके पैनल लगाने पर सरकार सब्सिडी दे रही है, राज्य सहायता दे रही है। कितनी? 75,000 रुपए। कि आप 2 लाख 2.5 लाख का लगा लीजिए सेम, 75,000 सरकार देगी और बाद में जो बिजली बनेगी वो सरकार खरीदेगी। सवाल ये है कि सरकार सब इसमें राज्य सहायता क्यों देगी? सरकार को राज्य सहायता देनी चाहिए उस उर्वरक पर जिसका कि आयात करना मुश्किल हो रहा है। खाड़ी के देशों से आयात होता है। आप वहां तो किसानों से कह रहे हैं कि आधी खेती करो, आधा उर्वरक खर्च करो, और इधर राज्य सहायता दे रहे हैं सौर ऊर्जा को, जिसमें कि 75,000 की राज्य सहायता पाने में भी आदमी को, हितग्राही को 20-25 हजार रिश्वत में भेंट चढ़ाने पड़ते। दूसरी बात है कि अभी जो सौर ऊर्जा के दोहन की स्थिति है वो बहुत ही पिछड़े स्तर पर है। सूरज ने कभी नहीं कहा कि आप उसका दोहन न करें, उसके पास अनंत भंडार है ऊर्जा का, लेकिन आप खुद नहीं करना चाहते क्योंकि आपका R&D जो है, रिसर्च और डेवलपमेंट जो खर्चा है वो बहुत कम है। आप उसको खर्च ही नहीं कर रहे हैं कि सस्ते दामों पर लोग सीधे बिना राज्य सहायता के सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करेंगे। आपका जो जो भी उपकरण है वो महंगा उपकरण है, लगाने के जो नियम है वो बड़े आड़े टेढ़े नियम है। अब इस समय दुनिया में, हिंदुस्तान में खासतौर पर महानगरों में लोग रहते हैं मल्टी में, जिनकी अपनी छत नहीं होती, वो बेचारे उस सौर ऊर्जा का लाभ कहाँ से ले लें? तो इसके लिए नियमों में परिवर्तन आपको करना है कि जो बिल्डर्स हैं, जो मल्टी बना रहे हैं, वो सौर ऊर्जा का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें, प्लेट्स लगाएं, अपने हितग्राही को बांटें, या पूरे कम्युनिटी के लिए जो बिजली वो खरीदते हैं उसमें से सौर ऊर्जा से प्राप्त बिजली बेच के बोझ जनता का कम करें। तो इस दिशा में तो कोई नीति बन नहीं रही, केवल विज्ञापन वैसे ही हो रहा है जैसे आपने देखा कि पेटीएम के विज्ञापन पर हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा छपा और पेटीएम रातों रात चर्चा में आ गया, इस्तेमाल में आ गया। ऐसे ही सौर ऊर्जा पर अब नेताओं के विज्ञापन फोटो छप रहे हैं, लेकिन जनता को सीधे राहत मिले इस दिशा में कोई काम हो नहीं रहा है। इसलिए आप देखेंगे ऊर्जा का संकट आने वाले दिनों में लगातार बढ़ेगा, क्योंकि हमारी जो आत्मनिर्भरता है ऊर्जा के मामले में वो बहुत कम है। हमारे पास पानी से बिजली बनाने की जो योजनाएं थी वो ठप पड़ी नहीं, या आधी क्षमता से काम कर रही थी। पानी नहीं, नदियां सूखी हुई हैं, बांध सूखे हुए। हमारे पास कोयले से जो बिजली बनाते हैं वो इतनी महंगी पड़ती है कि आपको हर दिन उसकी भी कीमत बढ़ानी पड़ती है। तो ले दे के दो ही विकल्प बनते हैं, या तो आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाएं या परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाएं। और इस दिशा में दोनों क्षेत्रों में सरकार की जो कोशिशें हैं उनको मैं बहुत ज्यादा सराहनीय नहीं। और इसी वजह से देश में आने वाले दिनों में आप देखेंगे हो सकता है कह रहा हूँ कि आपको फिर से लालटेन युग में जाना पड़े। जो केरोसिन आज कहीं देखने को नहीं मिलता है, फिर से हमें उसकी जरूरत पड़े। लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि ऐसी नौबत ना आए, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए रिसर्च हों, इसके वो सस्ती, किफायती और लोकोपयोगी बन सके। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण इस समय एक जो चीज़ें घटनाएं हैं देश में बड़ी महत्वपूर्ण है छात्रों को लेकर। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि छात्र जो है देश का भविष्य होता है, और छात्र जिस समय ऐसे दिखाई देते हैं कि नीट पेपर जैसे लीक हुआ है, उसके पश्चात बहुत सारी बातें सामने आई हैं उसको लेकर, तमाम बातें विपक्ष ने भी कही हैं, सरकार ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। लेकिन देखना है कुछ जगह बड़े बड़े प्रदर्शन भी हो रहे हैं, चाहे उसे राजनीतिक पार्टी के द्वारा हो, लेकिन जिस तरह प्रदर्शनों में आम जनता की भागीदारी दिखाई देती है, युवा वर्ग की भागीदारी दिखाई देती है, उसके क्या संकेत है? क्या वर्तमान व्यवस्था को लेकर छात्र के मन में एक ऐसा सवाल है जिसका उन्हें जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो आक्रोश कहीं ना कहीं उन आंदोलनों में शामिल होकर वह प्रदर्शित हो रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, इस बात से मैं कोई दो राय नहीं हो सकती है कि हिंदुस्तान में जो हमारी नई पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, उसको लेकर के हमारी सरकार उतनी गंभीर नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अभी एक आपको याद होगा, आपके युवावस्था में एक गाना चलता था, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम हो कल के। अब आज इंसाफ की डगर पे खुद सरकार नहीं चल रही है तो बच्चे बेचारे कहाँ से चले? और वो कल के नेता हो सकते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से शिक्षा प्रणाली का भगवाकरण किया है, शिक्षा प्रणाली का जिस तरह से व्यवसायीकरण किया है, अब रोज नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में लीकेज दे रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं,
हर साल हो रहा है। और चलिए ये भी पास जैसे तैसे आदमी पास कर ले तो आपके पास देने के लिए रोजगार नहीं, जबकि आप सत्ता में यही आश्वासन देके आए थे कि आप हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। अब मैं कहता हूँ सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन निजी क्षेत्रों में भी तो आपने रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए। वहां भी ऐसे ही एमएसपी जो मध्यम और लघु उद्योग हैं उनकी हालत खराब है। आपका निर्यात जो है वो बढ़ नहीं रहा है, तो रोजगार बढ़ेंगे कहाँ? बल्कि रोजगार लगातार कम हो रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक झटके में 1.5 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए। उन्होंने कहा जो जो लोग रिटायर हो रहे हैं उसके बाद उन पदों को समाप्त कर दीजिए, नई भर्ती करना नहीं। आप नई भर्ती करना नहीं चाहते, किसी क्षेत्र में रोजगार के अवसर आपके पास है नहीं, आपकी जो राज्य सहायता से चलने वाली योजनाएं हैं वो कारगर साबित नहीं हो रही है, तो ऐसे में युवाओं में असंतोष बढ़ेगा। युवा सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं, तो पिटेंगे, लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन अब अपने अधिकार को लेकर ही मानेंगे। ये सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा सरकार की वही हालत होगी जो दूसरे देशों में दुनिया के में हुई है जैन जी के आने से। ये बात लेकिन बड़ी कष्टप्रद है कि जैन जी अपना संगठित प्रयास से एक तरह से सत्ता परिवर्तन तो कर लेती सड़क पर आकर के, लेकिन उसके पास भी कोई संविधान, कोई विधान, कोई दूरदृष्टि नहीं होती, तो वो अपने देश को, अपने देश के सिस्टम को सुधार नहीं पाती है। तो ऐसे में खतरे दोनों तरफ से, एक तरफ आक्रोश है, एक तरफ व्यवस्था है। अब बीच का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर चिंतन की जरूरत है। नहीं तो आप देखेंगे कि अराजकता हर स्तर पर, समाज के स्तर पर, सिस्टम के स्तर पर बढ़ती जाएगी, और जब ये बेकाबू हो जाएगी तो यहाँ पर आप देखेंगे हर तरफ लाठियां गोलियां चलती दिखाई देंगी, और सरकार कहेगी कि हम कर क्या सकते हैं, हमारे सामने कोई विकल्प है ये। जी जी, बिल्कुल बात है, महत्वपूर्ण बात है सारी। अच्छा, काम के अंत में आते हैं, एक प्रश्न और एक इस समय कौतूहल का विषय चर्चा जरूर है कि कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, आपसे भी हमारे पहले बातचीत हुई, लेकिन जो उसका जो फॉलोइंग बेस जो तैयार हुआ एकदम से, मतलब ऐसा लगता है कि एक चमत्कार जैसे कहते हैं ना, आश्चर्यजनक घटना, कोई खगोलीय घटना ऐसी हो गई कि आश्चर्यजनक घटना जिसे कहा जाता है, अचानक से कोई व्यक्ति आया और करोड़ों फॉलोवर्स उसके साथ जुड़ गए। उसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग विषय है, भविष्य बताएगा। सरकार ने भी उस पर इंस्टा की, उस पर तमाम उनके जो सोशल मीडिया के पेज हैं उस पर भी बंदिशें लगी हैं, लेकिन जो इतनी बड़ी फॉलोइंग उसके साथ जुड़ी, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉलो किया उनके पेज को, ये क्या दर्शाता है? क्या जो युवा वर्ग है, एक तो सरकारी पक्ष यह है, बीजेपी का पक्ष यह है कि उसमें आधे से ज्यादा लोग बाहर के हैं, जो उसमें पूरा डाटा उन्होंने बताया किस तरह से बाहर के लोग जुड़े हुए हैं इसमें, लेकिन क्या ये एक निराशा का भाव है? जो लोग वहां जुड़े, राजनीतिक जो वर्ग है, जमात है, उससे क्या निराश हो गया वो पीढ़ी जो वहां जुड़ी है उस पेश से? क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, मनुष्यता का इतिहास आप उठाकर देखें कि दुनिया में किसी भी हिस्से में कॉकरोच जैसे परजीवी सत्ता में नहीं आते हैं, ना वो चला। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये भी एक हथेली पर होगा आम है, जो बड़ा झाड़दार दिखाई दे रहा है, बड़ा घना दिखाई दे रहा है, उसके 1.5 करोड़ करोड़ फॉलोअर्स हो गए, लेकिन ये है कुछ नहीं। आपने एक गांव में स्थितियां देखी होंगी कि दीमक बड़ी मेहनत से बामी बनाती है, बड़ा मिट्टी का बड़ा फुसफुसा सा घर, और उस पर कब्जा कर देता है कौन? सांप आके उसमें जाके अपना घर बना लेता है, अंडे देता है, अपने परिवार को पालन पोषण करता है। ठीक वही स्थिति कॉकरोच जनता पार्टी की है। कॉकरोच जनता पार्टी जनता के, युवाओं के उस आक्रोश का प्रदर्शन है जो युवा सीधे सरकार से टकरा नहीं सकते, जो सोशल मीडिया पे हो कर सकते हैं वो इस पे आ गए, और उसको भी एक्सपोज होने में 2 दिन नहीं लगे। पता चल गया कि इस कॉकरोच जनता पार्टी को खड़ा कर देगा, इसका हवा खड़ा करने वाले लोग कौन है? वही लोग, सत्तारूढ़ दल की भी पार्टी के लोग जो इधर फेल हो गए तो उन्होंने एक दूसरा नकाब अपने चेहरे पे लगा दिया। असली आंदोलन तो सड़कों पर होता है, जो नीट परीक्षा को लेकर के दिखाई दे रहा है। ये जो कॉकरोच है, ये कॉकरोच तो आप देखें, इसके बारे में लोगों ने कई तरह तरह के मीम्स बनाए हैं, जवाब दिए हैं। भाई कॉकरोच है तो हिट भी है इस देश में। लोग ये कहते हैं ना
तो कॉकरोच का जीवन बड़ा अल्पकालिक है। देश को सत्ता परिवर्तन अगर करना है, व्यवस्था परिवर्तन अगर करना है, तो एक संगठित तरीके से सामने आना पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी कोई चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी तो है नहीं कि उसकी कोई सदस्यता हो गई हो। अगर मान लीजिए रजिस्टर हो भी गई, तो उसका हासिल भी वही होगा कि उसके पास कोई संगठन नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई विधान नहीं, यानी हो करके आप आगे बढ़ते जाए। तो ये जनता के आक्रोश को भ्रमित करने की एक कोशिश है। निश्चित तौर पर जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने युवा पीढ़ी को कॉकरोच कहा, ये निंदनीय है, ये स्वीकार नहीं है। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में जिस ढंग से युवा पीढ़ी का इस्तेमाल कुछ बड़े दिमाग कर रहे हैं, देश में बैठे हुए, विदेश में बैठे हुए, वो भी कम निंदनीय नहीं है। इस देश की युवा शक्ति को संगठित करने के लिए जयप्रकाश नारायण जैसा एक आदमी चाहिए। अन्ना हजारे जैसा नहीं चाहिए। अन्ना हजारे और जयप्रकाश के आंदोलन में जरा सा फर्क है। वो छात्रों के आंदोलन से आगे आए और उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया। ये युवाओं के आंदोलन से और भ्रष्टाचार से पीड़ित लोगों के साथ आगे आए, इन्होंने सत्ता परिवर्तन किया। लेकिन देश को क्या मिला? देश को अगर छात्र जेपी के आंदोलन से मिले कौन? लालू यादव, जो जिस तरह की राजनीति करते हैं आपको मालूम है। उनको मिले नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं क्या हासिल कर रहे हैं वो। उनको मिले शरद यादव। ऐसे ही आम आदमी पार्टी मिली किससे? अन्ना हजारे से। आधी सरकार जेल में बैठी रही, आधी सरकार अभी बिकी बिकी जो पड़ी है। तो ऐसे आंदोलनों से अब बहुत ज्यादा उम्मीद करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन अगर देश में समझदार लोग हों, तो वो इस युवा आक्रोश को संगठित करके सिस्टम और सत्ता दोनों को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो हड़बड़ी नहीं होगा, वो सोशल साइट पर पार्टियां बनाने से नहीं होगा। वोट की लड़ाई वोट से होती है। आपको विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से लड़नी पड़ेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व वाली विचारधारा की पार्टी अपनी राजनीति 12 साल से कर रही है। दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष समाजवादी विचार की पार्टी कांग्रेस है, वो अपनी लड़ाई लड़ रही है। सत्ता में आ रही है नहीं आ रही है अलग बात है, लेकिन लड़ाई बराबरी से लड़ी जा रही है। तो लड़ाई इस तरह से लड़ी जाएगी, कॉकरोच किसी भी फौज में शामिल हो जाए, चाहे कांग्रेस की में चाहे बीजेपी की में, कुछ नहीं बिगाड़ सकते सिस्टम का और न सत्ता का। इसलिए इनको सावधान रहने की जरूरत है। इन्हें बहुत ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, बाकी तो आप देख ही रहे। जी नहीं, व्यक्तिगत राय नहीं, आपका तो अनुभव इतना है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक कालखंड आपने देखे हैं, विभिन्न समय देखा राजनीति का, और राजनेताओं का भी आपने देखा है कि तमाम राजनेताओं की शैली, कार्यशैली, उनका नेतृत्व आप भली भांति जानते हैं किस तरह की देश की राजनीति रही है। निश्चित रूप से एक बड़ा विषय वर्तमान में बन गया है, लेकिन जो वर्तमान सवाल हैं, ज्वलंत विषय हैं, उसमें भी हमने काफ़ी चर्चा किया है। और सब चंगासी के जो पूरा एक नैरेटिव है, उसमें लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। और इस अब चर्चा को सब विराम देते हैं। चंगासी तो नहीं है, सब नंगासी वाला स्थिति है। लोगों के हालत बहुत खराब है। नंगे होने की स्थिति में, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, आराम से सोने के लिए नहीं। रात का तापमान 35 से 36 डिग्री होता है। आप सब तो एसी नहीं लगा सकते। तो फुटपाथ पे सो रहा है तो बेचारा गर्मी, जमीन तपती गर्मी, जमीन की गर्मी से भी मर रहा है, आसमान की गर्मी से भी मर रहा है। उसके लिए बिल्कुल ठीक कोई बात, जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप कि जमीन पे भी तप रहा है और आसमान से भी लगातार तपिश उसे पड़ रही है। और जहाँ 80 करोड़ लोगों को देश में खाद्यान्न सरकार उपलब्ध करा रही है, सरकार का दावा है, उसमें एयर कंडीशन या तमाम ऐसी सहूलियतें कितने लोगों के पास है? गिनी चुनी प्रतिशत है वो आबादी देश की जिसके पास गर्मी से निजात पाने की तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन मैक्सिमम आबादी ऐसी है जो इस तपिश को झेल रही है, वर्तमान जो हालात हैं उसको वो झेल रही है। कैसे अपना जीवन यापन कर रही है उसे ही पता है, जो इस चीज़ से समस्या से जूझ रहा है। और नहीं सोचता चर्चा को विराम भी देते हैं। और आपने इससे पूरे विषय का विश्लेषण क्या है, विभिन्न विषयों का आपने बहुत ही विस्तार से उसका विश्लेषण क्या है, उसकी सब चीज़ बताई हैं। और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों चर्चा जरूर समझ में भी आएगी उन्हें और पसंद भी आएगी। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समाज इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। और हमारे कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, कि आपकी प्रतिक्रिया से पता चलता है हमारी चर्चा को कैसी लग रही है। आपको सुझाव देना चाहते हैं वह भी दीजिए, क्योंकि आप सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उन्हें आग्रह कि हमारे यूट्यूब चैनल संवाद इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, और साथ ही हमारे चैनल का लिंक भी सभी अपनों जरूर शेयर करें।
क्योंकि आपके सहयोग से हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। आप सभी का पुनः बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।